प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। इनकम टैक्स के अंतर्गत अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे कि जो नियम अपने अब तक पढ़े हैं, इसके अंतर्गत समझे हैं, उनको व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना है ये हम समझ सकें। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने हल करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया है। एक करदाता ने एक चलता हुआ व्यवसाय 1 जनवरी 2012 को खरीदा। गत वर्ष 2019-20 के लिए बनाए गए लाभ हानि खाते के से 7 लाख का लाभ प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त लाभ हानि खाते में निम्नलिखित सूचनाएं मिली। हमें इसने दे रखा है पिछले साल लाभ हानि खाते में 7 लाख का लाभ प्रकट किया। अब अपने को इनकम फ्रॉम बिजनेस पता करने के लिए इस 7 लाख लाभ में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जो चीज़ें अलाउड नहीं है, जो खर्चे अलाउड नहीं है, वो अगर पहले घटा दिए गए हैं तो उसको जोड़ा जाएगा, और जो अलाउड है लेकिन घटाया नहीं गया है उनको घटाया जाएगा। इसी प्रकार से ऐसी आय जो जोड़ी जानी चाहिए थी नहीं जोड़ी गई, उनको अब जोड़ा जाएगा। और ऐसी आय जो व्यापारिक आय नहीं है लेकिन इसमें जोड़ दी गई है 7 लाख में, तो उसको घटाई जाएगी। इस प्रकार से अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके अतिरिक्त लाभ हानि खाते में न दिखाएगी, मतलब इनको दिखाया नहीं है, तो आवश्यकता होने पर इनका एडजस्टमेंट किए जाएंगे। सबसे पहला है, गत वर्ष में आयात लाइसेंस के विक्रय से 20,000 रुपये प्राप्त हुए। तो आयात लाइसेंस से प्राप्त जो भी पैसा, बेचने से जो भी पैसा मिलता है, तो वो व्यापार की आय माना जाता है। ये अपने नियमों में पड़ा था, तो इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो अपने अब इसको ऐड करेंगे। इस बार अपने को ऐड करना होगा। उसके बाद ये कह रहा है दूसरा, मैं एक एक बिंदु स्पष्ट करता चला जाता हूँ, बाद में अपने देखेंगे इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। तो दूसरा बिंदु है, 2018-19 में उन्हें विज्ञापन व्यय के रूप में 12,000 रुपये स्वीकृत हुए। गत वर्ष 19-20 में इसमें से 10,000 रुपये मुख्यालय ने अपने हिस्से के रूप में लौटाए। यानी पिछले साल इसने 12,000 रुपये इसको स्वीकृत हुए थे, 12,000 रुपये खर्चा इसने चार्ज किया था, जिसमें से 10,000 रुपये अब वापस मिल गया है। तो इसको क्या है, गत वर्ष के खर्चे जो अगर वापस मिल गए हैं, गत वर्ष में वापस मिल गए हैं और पिछले वर्ष की कटौती स्वीकार की गई थी, तो अब वो गत वर्ष की आय माने जाएंगे। तो इसको अपने जोड़ेंगे, इसके अंतर्गत अपने जोड़ेंगे। अगला है, गत वर्ष 13-14 में इस व्यवसाय के संग में 8,000 रुपये डुबोतरण के स्वीकृत हुए थे, जिसमें से ग्राहक ने गत वर्ष में 6,000 रुपये भुगतान किए। तो गत वर्ष 13-14 में इस व्यवसाय के जो है डुबोतरण के जो इसके स्वीकृत हुए थे, और इसको जो है गत वर्ष में मिल गए हैं। तो पिछले वर्ष कोई डुबोतरण के रूप में कटौती स्वीकृत हुई है, अगर वो गत वर्ष में मिल जाती है, पिछले वर्षों में स्वीकृत हुई है, तो अपने उसको वापस जोड़ते हैं, आय मानते हैं। उसके बाद अगला बिंदु जो है, करदाता ने एक कंप्यूटर 1 नवंबर 2019 को 30,000 रुपये में खरीदा, परंतु करदाता इस राशि के संबंध में कोई स्रोत को स्पष्ट नहीं कर सका और भुगतान भी नगद था। स्रोत स्पष्ट नहीं कर सका तो ये जो है इसको आय माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा खर्चा करता है जिसका स्रोत स्पष्ट ना कर सके, आय माना जाएगा। और नगद भुगतान की तो आपको पता है नियम, 10,000 से ज़्यादा के नगद भुगतान इन द सेंस मतलब ना तो खाते में जमा होने वाले चेक से भुगतान किया गया है, ना ही डिमांड ड्राफ्ट से किया गया है। तो 10,000 से ज़्यादा का भुगतान है तो उसको जो है अस्वीकार किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि माल वाहकों के संबंध में ऐसा हो तो 10,000 की जगह 35,000 की लिमिट है, लेकिन कोई खर्चा अपने करते हैं कि उस खर्चे का स्रोत अपन नहीं बता पाते हैं, तो उसको आय मान लिया जाता है। उसके बाद है, करदाता एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है जिनसे उसे गत वर्ष में लाभ के हिस्से के रूप में 6,000 रुपये मिले। तो हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में लाभों में जो हिस्सा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार पर स्वयं अपना कर निर्धारण होता है, उस पर पहले से ही टैक्स लगा होता है। उसके बाद आता है, उन्हें गत वर्ष में एक अवैध व्यापार से 40,000 रुपये का सकल लाभ हुआ। तो मैंने बताया था आयकर की दृष्टि से व्यापार अवैध है इसका अपने को कोई मतलब नहीं है, जो है आय वो टैक्सेबल होगी। लेकिन आगे कह रहा है कि इस प्रकार के व्यापार के लिए उन्होंने एक मकान किराए पे लिया था, जिसका 5,000 रुपये किराया चुकाया एवं अवैध व्यापार को छुपाने के लिए 5,000 की रिश्वत दी। देखो, जो 5,000 रुपये किराया चुकाया है वो तो स्वीकृत होगा, जो 5,000 रुपये इसने भवन का किराया चुकाया है वो तो स्वीकृत होगा, लेकिन जो रिश्वत दी है वो स्वीकृत नहीं होगी। तो 40,000 में से 5,000 जो किराया घटा करके 35,000 रुपये यहाँ पे इस व्यापार की आय जो यहाँ पे कर योग्य होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। उसके बाद 7वां पॉइंट है, उन्होंने 1 सितंबर 2019 को अपने मित्र से 2 लाख रुपए का ऋण लिया 12% वार्षिक ब्याज पर।
2 लाख की मशीन खरीदने के लिए। इसके बाद हम मशीनों की स्थापना करने पर 10,000 रुपये खर्चा हुआ। मशीन उत्पादन कार्य हेतु 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 2019 से और मशीन खरीदी है 1 सितंबर 2019 को। ठीक है। आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक उस पर ब्याज दिया था या मशीन करदाता ने वर्तमान व्यवसाय के लिए क्रय की थी। तो अंतिम तिथि का तो मतलब नहीं है प्रतिवेदन का, हमने गत वर्ष के हिसाब से चलना है। लेकिन यह है कि मशीन जब काम करना शुरू किया, उस काम में लेने से पहले की अवधि का जो ब्याज बनेगा इसके ऊपर, वो जो है पूंजीगत खर्चे के रूप में मशीन की लागत में जोड़ा जाएगा। उसके बाद के ब्याज की सिंपल ब्याज के रूप में जो वैसे छूट दी जाएगी। जैसे ब्याज एक स्वीकृत खर्चा है तो उसकी छूट दी जाएगी, लेकिन जो मशीन को काम में लेने से पहले की अवधि का ब्याज है, मतलब मशीन को खरीद लिया और काम में लिया उसके बीच की अवधि का जो ब्याज है वो पूंजीगत खर्चा बनेगा, उसे मशीन की लागत में जोड़ेंगे। उसके बाद आते हैं उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 30,000 रुपये का माल नकद खरीदा, क्योंकि उस दिन बैंक का अवकाश होने के विक्रेता के खाते में जमा होने वाले चेक लेने से मना कर दिया। देखो, बैंक में छुट्टी होने के कारण 30,000 का माल नकद खरीदा है तो ये स्वीकृत होगा, इसमें अपने कुछ नहीं करेंगे। अगर छुट्टी ना हो, सामान्य स्थितियों में वो नकद खरीदता है तो फिर वो अस्वीकृत खर्चा हो जाएगा। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी से यह अनुबंध किया, अगला पॉइंट है, उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी से यह अनुबंध किया कि प्रतिस्पर्धी उत्तरी भारत में उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस अनुबंध की शर्त के अनुसार करदाता ने 1 जनवरी 20 को 20,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने देखो अपने कंपटीटर को 20,000 रुपये दिए हैं कि आप नॉर्थ इंडिया में उनसे कोई कंपटीशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो खर्चा है ये स्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कंपटीशन ना करने के लिए किसी को खर्चा दिया है तो ये स्वीकृत नहीं होगा। अगला है, उन्होंने अपने एक अन्य प्रतिस्पर्धी से अनुबंध किया कि करदाता स्वयं, यानी ये व्यक्ति स्वयं, दक्षिण भारत में उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस अनुबंध की शर्त के अनुसार करदाता ने 1 फरवरी 2020 को 30,000 रुपये का भुगतान नगद प्राप्त किया। मतलब इसको किसी ने 30,000 रुपये दिए हैं कि ये दक्षिण भारत में काम नहीं करेगा। ये जो 30,000 रुपये हैं ये क्या होगा, इनकम में शामिल करेंगे। समझ गए आप बात। मतलब अगर हम किसी को भुगतान करते हैं कि कंपटीशन ना करे, वो हमसे कोई भुगतान करते हैं तो भुगतान वो स्वीकृत कटौती हो गया, नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति हमें भुगतान करता है कि हम उससे कोई कंपटीशन ना करें तो वो आय मानी जाएगी, उसे आय के रूप में, बिजनेस प्रोफेशन की आय के रूप में शामिल किया जाएगा। उसके बाद है, उन्होंने गत वर्ष में एक अनुमोदित विश्वविद्यालय को व्यवसाय में तकनीकी उत्थान हेतु शोध के लिए 8,000 रुपये तथा सामाजिक कार्य में सुधार हेतु सर्वेक्षण करने के लिए 8800 रुपये का दान दिया। देखो, शोध के लिए दे रहा है, तकनीकी उत्पादन है तो शोध के लिए दे रहा है तो इसको छूट मिलेगी। ये 8,000 तो स्वीकृत है ही है, इस पर 50% अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी 150% कटौती इसके ऊपर मिलेगी। ठीक है, और सामाजिक जो अनुसंधान के लिए दे रहा है उसके ऊपर 100% कटौती मिलेगी इसको। तो 100% ये इसके 8,000 रुपये पर जो रिसर्च के लिए उसके ऊपर तो 150%, और सामाजिक सुधार है तो सर्वेक्षण करने के लिए जो खर्चा कर रहा है उसके ऊपर 100% कटौती मिलेगी। यानी उसके लिए तो 12,000 की कटौती मिलेगी, इसके लिए 8800 रुपये की कटौती मिलेगी। करदाता ने 1 लाख रुपये अंशों में विनियोग किए। इसे गत वर्ष में 10,000 रुपये अंश, इनमें से गत वर्ष में 10,000 के अंश 20,000 में बेचे। इस सौदे पर प्रतिभूति कर 200 रुपये चुकाया। यह अंश व्यापारिक प्रतिभूति के रूप में नहीं रखे गए थे। भाई इसने साफ ही कह दिया कि व्यापारिक प्रतिभूति के रूप में नहीं रखे गए थे और इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इनसे होने वाली आय जो है अपने व्यापार पेशे में शामिल नहीं करेंगे। जब ये व्यापारिक प्रतिभूति के रूप में रखे जाते तभी अपने इनकी आय जो है व्यापार पेशे से आय में शामिल करते हैं। तो इसको अपने अन्य साधनों से आय में ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। करदाता ने 1 अक्टूबर 2019 को 70,000 के व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। 70,000 का व्यापारिक स्टॉक था, 1 अक्टूबर 19 को परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन की तिथि को इसका उचित बाजार मूल्य 1,20,000 था। ठीक है, तो स्टॉक को जब पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तन की तिथि को जो बाजार मूल्य होता है वो व्यवसाय की आय माना जाता है, वो व्यवसाय की आय माना जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका लागत मूल्य क्या था, पूर्व में कितने का था, कितने का था, नहीं था, कोई मतलब नहीं है उससे। उससे अपने आप जो है ऑटोमेटिक जो है अंतिम स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि वो पूंजी संपत्ति बन गया तो वो स्टॉक में गिनती में नहीं आएगा। लेकिन जो आय की बात है, जहाँ तक आय बांधने की बात है, तो उस तारीख को बाजार मूल्य अपने लेंगे तो वो 1,20,000 है तो 1,20,000 व्यापार की आय माना जाएगा। उसके बाद कहते हैं
को 12 फरवरी 2020 को 1,80,000 में बेच दिया। देखो, इसको पूंजी संपत्ति बनाया था इसने 1 अक्टूबर 19 को, बाद में इसने 12 फरवरी 2020 को 1,80,000 में बेच दिया। तो बाद में जो बेचा है पूंजी संपत्ति बनाने के बाद, इस पर जो आय का निर्धारण है ये तो फिर कैपिटल गेन में किया जाएगा, यहाँ आएगा नहीं। कुल लाभ इसका 1,10,000 लाभों में शामिल किया है। लाभों में 1,10,000 रुपये 1,10,000 रुपये लाभों में शामिल नहीं कर सकते। लाभों में 1,20,000 रुपये शामिल करने पड़ेंगे, क्योंकि संपत्ति को जब पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है ना, तो उस स्थिति को उसका जो उचित बाजार मूल्य होता है वही व्यापार से आय मानी जाती है। तो 1,20,000 रुपये हम व्यापार से आय में शामिल करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताया, पॉइंट वाइज बताया भी कैसे इसको हल करेंगे, कैसे किसी बिंदु को हल करेंगे। तो इसको अपने आगे इसको क्वेश्चन के रूप में ऐसे रखेंगे। देखो, पहले अपने लेंगे P&L अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट 7 लाख रुपए, उसमें करेंगे ऐड इनकम ऑफ दिस हैड नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस 20,000 रुपये इनकम में जोड़ेंगे। रिफंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलाउड अर्लियर 10,000 रुपये जोड़ेंगे। अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर है अनएक्सप्लेन्ड सोर्स से है तो 30,000 रुपये जोड़ देंगे। इलीगल इनकम है जो 40,000 में 5,000 रुपये स्वीकार करते हैं, 35,000 रुपये जोड़ देंगे। नॉन कम्पीट फीस अगर कोई मिली है तो वो आय मानी जाएगी 30,000 रुपये, वो जोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ स्टॉक 10,000 रुपये, क्योंकि 1,20,000 रुपये का उसका मूल्य था, 1,10,000 शामिल किए तो 10,000 बाकी है, 10,000 इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये होगा जाएगा 8,35,000 रुपये। उसके बाद एक्सपेंसेस जो अलाउड थे लेकिन चार्ज नहीं किए गए वो अपने घटा देंगे। 30,000 का सामान खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स, वो 30,000 अपने को इसमें से लेस करने हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीन देना है। डेप्रिसिएशन मशीन किस पर देना है? मशीन का लागत मूल्य है, उसका स्थापना व्यय है, उसके अलावा उसके काम में लेने तक की अवधि तक का ब्याज उसको पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। तो 2,14,000 रुपये बनते हैं, वो 2,10,000 और 4,000, 2,14,000 रुपये जो है अपने 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन देंगे। कितने अवधि का? मशीन 180 दिन से कम काम में आई तो आधी अवधि का इसमें डेप्रिसिएशन देंगे 16,050 रुपये। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना देंगे अपने? वैसे नॉर्मल अपने 20% देते हैं, लेकिन 180 दिन से कम के लिए काम आई है तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, और बचा हुआ 10% अगले गत वर्ष में इसको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, तो 21,400 आ जाएगा। उसके बाद है रेवेन्यू इंटरेस्ट, जो लोन लिया है, चाहे दोस्त से लिया है, चाहे किसी से लिया है, तो 5 महीने का जो ब्याज है 12% के हिसाब से वो ब्याज आ जाएगा 10,000 रुपये। डोनेशन टू यूनिवर्सिटी बिजनेस रिसर्च के लिए तो 150% छूट मिलेगी, तो 8,000 लगाया तो 12,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटी डोनेशन टू यूनिवर्सिटी फॉर सोशल सर्वे है, इसमें जो 100% छूट मिलेगी, यानी 8,800 रुपये लगाया तो 8,800 की छूट मिलेगी। इस प्रकार से अपने पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो ये मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया, किसी पॉइंट को प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन में हल करेंगे। आप इस वीडियो को देखें 1-2 बार, संबंधित प्रश्न किताब से और हल करें। आशा है आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। आगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।